कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने डंजन से, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देता है। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं, मानो यहां कुछ देर पहले ही एक भयानक लड़ाई खत्म हुई हो। लेकिन इस खामोशी के बीच एक इंसान अब भी जिंदा था। उसका नाम था जूहून। हालांकि उसकी हालत भी किसी मरे हुए इंसान से कम नहीं थी। उसके सामने एक विशाल सांप जैसा राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास दिखाई दे रही थी। अचानक वह राक्षस बिजली की रफ्तार से जूहून पर टूट पड़ता है। जूहून भी बिना डरे अपनी तलवार से पलटवार करता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। तलवार सीधे उस मॉन्स्टर के दांतों में फंस जाती है। इतने में मॉन्स्टर अपनी विशाल पूंछ घुमाकर ऐसा हमला करता है कि जूहून कई फीट दूर जाकर गिर पड़ता है। लेकिन हार मानना उसकी फितरत नहीं थी। वह दर्द सहते हुए दोबारा उठता है और पूरी ताकत के साथ तलवार मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है। लेकिन अगले ही पल तलवार टूट जाती है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मॉन्स्टर झपटकर जूहून की टांग अपने जबड़ों में दबोच लेता है। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में जूहून टूटी हुई तलवार का टुकड़ा उसकी आंख में घोंप देता है। राक्षस दर्द से तड़प उठता है, लेकिन उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह बेरहमी से जूहून की दोनों टांगें चबा डालता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। अब जूहून पूरी तरह लहूलुहान था। उसकी आंखों के सामने मौत साफ दिखाई दे रही थी। दर्द और गुस्से से भरा वह चिल्लाकर कहता है, नहीं, मैं यहां खत्म नहीं हो सकता। फिर अचानक वह एक इंसान का नाम लेकर चीख पड़ता है, केवोन, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यहीं से हमें पता चलता है कि इस पूरे मिशन के पीछे केवोन का हाथ था। कुछ समय पहले उसी ने जूहून को इस खतरनाक डंजन में भेजा था। उसने वादा किया था कि अगर मिशन सफल हुआ तो जूहून को इतनी दौलत मिलेगी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जूहून को यहाँ इनाम के लिए नहीं, बल्कि मरने के लिए भेजा गया था। अब उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी थी। उसके हाथ में सिर्फ टूटी हुई तलवार बची थी और सामने मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। 38 साल का जूहून मन ही मन सोचने लगता है, शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जूहून हैरानी से चारों तरफ देखने लगता है। उसे देखकर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह नोटिस करता है कि सामने खड़ा मॉन्स्टर बिल्कुल स्थिर हो चुका है, मानो पूरी दुनिया का समय रुक गया हो। फिर वही रहस्यमयी आवाज दोबारा सुनाई देती है, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? जूहून शांत होकर जवाब देता है, मैंने ऐसे कई रिलिक्स देखे हैं जो इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो पहले इस राक्षस को यहाँ से हटाओ और मेरी जान बचाओ। उस रहस्यमयी आवाज को जूहून की बात सुनकर हंसी आ जाती है। वह कहती है, तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें बचाया जा सकता है? तुम्हारा शरीर लगभग खत्म हो चुका है। अगर मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ से हटा भी दूं तब भी तुम इस डंजन से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि तुम गलत दौर में पैदा हुए हो। और अफसोस, इतनी प्रतिभा होने के बावजूद तुम्हारी मौत बिल्कुल बेकार जाने वाली है। जूहून की बात सुनकर वह रहस्यमयी आवाज हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम जैसे इंसान को इतनी साधारण मौत नहीं मिलनी चाहिए। इतना कहते ही जूहून के सामने अचानक एक अजीब सा कौवा प्रकट होता है। लेकिन यह कोई आम कौवा नहीं था। उसकी 4 आंखें थीं और उसकी मौजूदगी से ही एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। वह सीधे जूहून की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर किस्मत ने साथ दिया तो जाओ और असली राजा के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश करो। इतना कहकर वह रहस्यमयी कौवा अपने पंख फैलाता है। अचानक पूरे डंजन में एक तेज धमाका होता है। एक चमकदार रोशनी हर तरफ फैल जाती है। कुछ पल बाद जूहून की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सबसे पहले वह अपनी टांगों की तरफ देखता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी दोनों टांगें पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शरीर पर मौजूद हर घाव भी गायब हो चुका था। जूहून समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या है। वह मन ही मन सोचने लगता है, वह 4 आंखों वाला कौवा आखिर था कौन? उसने मेरी जान क्यों बचाई? और वह असली राजा का सिंहासन आखिर किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था? जूहून को पूरा यकीन था कि वह कोई साधारण जीव नहीं था। शायद वह किसी बेहद शक्तिशाली गॉड टियर रिलिक से जुड़ा हुआ था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब उसने दोबारा अपने आसपास नजर दौड़ाई तो वह डंजन में नहीं था, बल्कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ था। उसके सामने एक महिला अपने बेटे के साथ खड़ी थी और लगातार उस पर चिल्ला रही थी। जूहून कुछ समझ पाता उससे पहले एक पुलिस अफसर उसकी तरफ देखकर कहता है, चलो अब जल्दी अपना नाम और बाकी जानकारी बताओ, हमें भी घर जाना है। जूहून पूरी तरह उलझ चुका था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। पुलिस वाला फिर से बोलता है, क्या सोच रहे हो? जल्दी बोलो, आज न्यू ईयर का दिन है, फिर भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। देखते हैं 2025 कैसा जाता है। जैसे ही जूहून के कानों में 2025 सुनाई देता है, वह एकदम चौंक जाता है। उसकी नजर तुरंत सामने रखे कैलेंडर पर जाती है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि कैलेंडर पर साफ साफ लिखा था 2025 जून के लिए यह यकीन करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसके हिसाब से साल 2025 को गुजरे हुए पूरे 15 साल हो चुके थे। यानी वह 15 साल पीछे अतीत में आ चुका था। अब उसे समझ आ चुका था कि उस रहस्यमयी कौवे ने उसे मौत से बचाने के साथ साथ भूतकाल में भी भेज दिया है। लेकिन सोच
सोचने का वक्त उसे बिल्कुल नहीं मिला। वह महिला फिर से उस पर गुस्सा निकालने लगती है। तभी जूहून की पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि इस महिला का बेटा पहले उससे लड़ने आया था। आत्मरक्षा में जूहून ने उसे सिर्फ एक धक्का दिया था, लेकिन बाद में उसी लड़के ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उस घटना के बाद जूहून पर भारी जुर्माना लगाया गया था। उस समय उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि वह घुटनों पर बैठकर सबसे माफी मांगने को मजबूर हो गया था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होने वाला था। इतने में वह महिला अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में जूहून को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। लेकिन इस बार जूहून पहले वाला कमजोर इंसान नहीं था। जैसे ही उसका हाथ जूहून के चेहरे तक पहुंचने वाला होता है, वह तुरंत उसकी कलाई पकड़ लेता है। पूरे पुलिस स्टेशन में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। जूहून गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, गलती तुम्हारे बेटे की थी, लड़ाई उसी ने शुरू की थी, ऊपर से तुम मुझसे इतना बड़ा जुर्माना मांग रही हो। सच कहूं, तुमसे ज्यादा लालची औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अपनी माँ की बेइज्जती होते देखकर उसका बेटा तुरंत जूहून पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा इंसान अब पहले वाला जूहून नहीं रहा। जैसे ही वह पास आता है, जूहून बड़ी आसानी से उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। पूरा पुलिस स्टेशन यह देखकर दंग रह जाता है। असल में जूहून का शरीर भले ही फिर से जवान हो गया था, लेकिन उसके अंदर मौजूद 15 साल का युद्ध अनुभव अभी भी उसी के साथ था। उसकी सारी यादें, उसकी फाइटिंग स्किल और उसका अनुभव सब कुछ वैसा ही था। लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर किसी को पीटना भारी पड़ गया। कुछ ही देर बाद पुलिस जूहून को हिरासत में ले लेती है। उधर वह महिला गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अब तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनकर रहेगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जूहून के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो मन ही मन सोचता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय बाद इस दुनिया के सारे नियम बदलने वाले हैं। इसके बाद कहानी हमें भविष्य की उस घटना के बारे में बताती है जिसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी थी। साल 2025 में अचानक पूरी धरती एक भयानक भूकंप से कांप उठी। लेकिन यह कोई सामान्य प्राकृतिक आपदा नहीं थी। भूकंप के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में रहस्यमयी टूम्स दिखाई देने लगे। इन टूम्स के अंदर छिपे हुए थे अनगिनत रिलिक्स, और हर रिलिक अपने अंदर किसी न किसी अलौकिक शक्ति को समेटे हुए था। जो भी इंसान इन रिलिक्स को हासिल कर लेता, उसे ऐसी ताकतें मिलती जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में रिलिक्स की तलाश शुरू हो गई। हर देश, हर संगठन और हर ताकतवर इंसान इन टूम्स पर कब्जा जमाना चाहता था। जूहून भी उन्हीं लोगों में से एक था। किस्मत से उसे एक बेहद खास आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक मिल गया था। उस रेलिक की मदद से उसने टॉम्स और रेलिक्स के बारे में ऐसी जानकारी इकट्ठा की जो शायद ही किसी और के पास थी। उसे पूरा भरोसा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीद ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने लगभग सभी टॉम्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आम लोगों का अंदर जाना लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि हर कंपनी सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, सारे रेलिक्स सिर्फ उनके हाथ लगे। इसी दौरान सबसे तेजी से उभर कर सामने आई TKBM कंपनी, और इस कंपनी का मालिक था तैजून केन। जब केवोन को जूहून की असली काबिलियत का पता चला तो उसने तुरंत उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। शुरुआत में जूहून को लगा कि शायद यही मौका उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन धीरे धीरे वह केवोन का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। उसने उसके लिए हर तरह का काम किया, चाहे स्मगलिंग हो, इलीगल मिशन हो, या गवर्नमेंट के कब्जे वाले टॉम्स में चोरी छिपे घुसकर रिलिक्स निकालना। जूहून हर बार अपनी जान जोखिम में डालता रहा, और दूसरी तरफ केवोन उसकी मेहनत के दम पर दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर और अमीर बनता चला गया। लेकिन आखिर में इन सब का इनाम जूहून को क्या मिला? धोखा और मौत। इतना सब याद आते ही जूहून की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, मैंने उस इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसके हर आदेश को बिना सवाल किए पूरा किया, उसकी हर बेइज्जती सह ली, और आखिर में उसी ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। किस्मत ने उसे एक और मौका दिया था। इस बार वह भविष्य की हर घटना पहले से जानता था। उसे मालूम था कि कौन सा टॉम कब खुलेगा, कौन सा रिलिक सबसे पहले कहां मिलेगा, और कौन आखिर में उसे धोखा देगा। लेकिन एक परेशानी अभी भी बाकी थी। पिछले जीवन में उसने जितने भी रिलिक्स हासिल किए थे, अब उनमें से एक भी उसके पास नहीं था। अगर उसे फिर से सबसे ताकतवर बनना था तो शुरुआत भी उसे शून्य से ही करनी पड़ती। इसी बीच उसके सामने अचानक एक चमकती हुई स्क्रीन दिखाई देती है। जूहून एक पल के लिए चौंक जाता है। फिर उसे तुरंत उस रहस्यमयी 4 आंखों वाले क्वाए की बात याद आती है। वह मन ही मन कहता है, क्या यह सब उसी की वजह से हो रहा है? तभी स्क्रीन पर पहला क्वेस्ट दिखाई देता है। क्वेस्ट अपने 1 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को डिटेक्ट करो। साथ ही स्क्रीन पर उसकी वर्तमान रैंक भी दिखाई देती है, रैंक F। जूहून हल्का सा मुस्कुराता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी गेम में बदल चुकी हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही सेकंड बाद एक और क्वेस्ट सामने आ जाता है। उसमें लिखा था, सच्चा टूम रेडर बनने के लिए तुम्हें अपनी 4 स्पेशल स्किल्स को अनलॉक करना होगा। जूहून अभी इस सिस्टम को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पास खड़ा पुलिस अफसर कहता
कहता है, जरा धीरे धीरे खुद से बात करोगे, लोग तुम्हें अजीब समझने लगे हैं। यहीं जूहून को एक और बड़ी बात समझ आती है। ये स्क्रीन सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी, बाकी किसी इंसान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तुरंत अपने आसपास ध्यान से देखता है और तभी उसे महसूस होता है कि अपने आसपास लगभग 1 मीटर के दायरे में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज उसे बेहद साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसके दिमाग में हर चीज का नक्शा अपने आप बन रहा हो। जूहून तुरंत पहचान जाता है कि यह शक्ति उसे पहले भी मिल चुकी थी। यह उसी आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक की एबिलिटी थी, यानी भले ही समय पीछे चला गया हो लेकिन उसकी कुछ खास शक्तियां अभी भी उसके साथ मौजूद थीं। ये बात समझते ही उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। अगर पहली एबिलिटी अब भी उसके पास है तो बाकी 3 एबिलिटीज भी दोबारा हासिल की जा सकती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था, आखिर वह 4 आंखों वाला कौवा चाहता क्या है? क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार रेलिक्स कभी भी इंसानों की बिना मतलब मदद नहीं करते। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ था। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जूहून की जमानत करवा देता है। उसका नाम था डिटेक्टिव किम। असल में बचपन से ही जूहून एक अनाथालय में पला बड़ा था और डिटेक्टिव किम हमेशा उसकी देखभाल करता आया था। बाहर निकलते ही जूहून उससे एक अजीब सवाल पूछता है, क्या हाल ही में दुनिया में कोई अजीब घटना हुई है, जैसे किसी इंसान के पास अचानक सुपर पावर आ गई हो? किम उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। वह कहता है, तुम्हें सच में आराम की जरूरत है, ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होती हैं। यही जवाब सुनकर जूहून को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अभी तक टूम्स और रिलिक्स इस दुनिया में प्रकट नहीं हुए हैं। मतलब उसके पास भविष्य बदलने का पूरा मौका था। किम उसे घर छोड़कर चला जाता है और जूहून अकेला खड़ा आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है, इस बार मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा। दुनिया में पहला टूम खुलने से पहले ही मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। लेकिन तभी उसे अपनी सबसे बड़ी समस्या याद आती है, पैसे। उसे अच्छी तरह पता था कि सबसे पहले कीमती रिलिक्स यूरोप और अमेरिका में मिलने वाले हैं और वहां पहुंचने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसी समय कुछ गुंडे उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही जूहून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन कहता है, लगता है मेरे सफर का पहला इंतजाम खुद चलकर मेरे पास आ गया है। टू बी कंटिन्यूड।